55 साल की अनुपमा जी तीसरे माले पर रहती थी। सीधी सादी लेकिन आत्मसम्मान में पहाड़ जैसी अडिग थी। उनके पति शिवनाथ शर्मा सरकारी बैंक में मैनेजर थे, जिनका देहांत 7 साल पहले हो चुका था। अब इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, अनुपमा जी और उनका इकलौता बेटा विक्रम। शहर की चकाचौंध में भी अनुपमा जी का दिल हमेशा परिवार की गरिमा और रिश्तों की गर्माहट के लिए धड़कता था। उन्होंने विक्रम को अपनी पूरी जान लगाकर पाला, ताकि वो बड़े होकर इज्जत और प्यार से अपना घर बसाए। पर अनुपमा जी को कहाँ पता था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी कसक बन जाएगा। विक्रम एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था। नौकरी ठीक ठाक थी और अनुपमा जी के मन में अब उसकी शादी की चिंता थी। उन्होंने कई रिश्ते देखे और आखिरकार उन्हें कविता नाम की एक लड़की पसंद आई, जो सुंदर, आधुनिक और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में अनुपमा जी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने सोचा, अब घर में चहल पहल होगी, बेटा और बहू साथ में खुश रहेंगे, मेरा बुढ़ापा भी मुस्कुराएगा। शादी के बाद के पहले कुछ दिन अच्छे बीते। कविता सुबह उठकर अनुपमा जी के पास बैठती, उनके हाथ से चाय पीती और कभी कभी रसोई में उनकी मदद भी करती। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वो देर से उठती, फोन पर घंटों बातें करती और हर छोटी सी बात पर विक्रम से शिकायत करने लगी। एक दिन सुबह का वक्त था। अनुपमा जी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। कविता आकर बोली, मम्मी जी आप जरा ध्यान रखा कीजिए, आपने चीनी बहुत ज्यादा क्यों डाल दी? विक्रम को मीठा कम पसंद है। अनुपमा जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, आज तुम्हारे पापा की बरसी का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ी मीठी चाय बना दूं। कविता ने भौएं चढ़ाई, पापा जी की बरसी है तो क्या, हमें मीठा पीना पड़ेगा। उसकी आवाज में ऐसा रूखापन था कि अनुपमा जी के दिल में एक चुभन सी हुई। शाम को घर में पूजा रखी गई थी। अनुपमा जी ने मंदिर में फूल सजाए, दिए जलाए। विक्रम ऑफिस से आया और बिना ज्यादा पूछे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कविता भी वहीं चली गई। पूजा का समय हो चुका था, लेकिन दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकले। अनुपमा जी ने दरवाजा खटखटाया, बेटा पूजा का टाइम हो गया है। अंदर से कविता की आवाज आई, मम्मी जी हमें तो इन रस्मों में भरोसा नहीं है, आप ही कर लीजिए। एक पल अनुपमा जी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उन्होंने अकेले ही पूजा की, लेकिन आंसू बार बार उनकी आंखों से बह निकलते थे। दिल्ली का मौसम बदल रहा था, लेकिन घर के भीतर की हवा ठंडी और बेरंग होती जा रही थी। कविता अब अक्सर अपने मायके जाने लगी थी और वहां से लौटकर सास की आदतों पर ताने कसती थी। मम्मी जी आप तो बिल्कुल पुराने जमाने की है, आपको तो कुछ भी नहीं आता। इन शब्दों ने अनुपमा जी के दिल में धीरे धीरे दर्द का एक कोना बना दिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का चेहरा याद था, जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा बीच में फंस जाए। एक रात विक्रम ऑफिस से आया तो थोड़ा नाराज था। कविता ने आते ही शिकायतों की झड़ी लगा दी। देखो ना विक्रम, मम्मी जी दिन भर टीवी देखती रहती हैं, घर में कुछ नया बनाने का नाम नहीं, और मेरी सहेलियां तो कहती हैं कि सास भी दोस्त जैसी होनी चाहिए। विक्रम ने चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनी, फिर माँ की तरफ देखा। माँ कविता सही कह रही है, आपको थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अनुपमा जी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे को सिर्फ यही सिखाया था? विक्रम के शब्द मॉडर्न होना चाहिए अनुपमा जी के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। उन्हें लगता था जैसे उनके बेटे की आंखों से वो सम्मान ही गायब हो गया है, जो कभी उन्हें देखकर चमक उठता था। लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ को चुपचाप दिल में दबा लिया।
घर में अब पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। रसोई में काम करते समय भी उन्हें लगता जैसे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। एक रविवार की सुबह कविता किचन में आई और बिना नमस्ते किए बोली, मम्मी जी, मैंने सोचा है कि अब से खाना मैं अपनी मर्जी से बनवाऊंगी। आपको जो बनाना है सिर्फ अपने लिए बनाना, लेकिन मुझे और विक्रम को हेल्दी और इंटरनेशनल डिशेस पसंद है। अनुपमा जी ने कहा, बेटा, घर में जो भी है मैं प्यार से बना देती हूँ, लेकिन अलग अलग दो तरह का खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। कविता ने व्यंग से कहा, तो सीख लीजिए ना, यूट्यूब पर सब कुछ है। ये कहते हुए वो चली गई और अनुपमा जी चुपचाप सब्जी काटने लगी। एक दिन अनुपमा जी मंदिर से लौटी तो देखा कि उनके कमरे का फर्नीचर इधर उधर किया गया है। अलमारी के ऊपर रखे पुराने फोटो फ्रेम हटा दिए गए थे। उन्होंने कविता से पूछा, बेटा, ये फोटो कहाँ है? कविता बोली, ओह, वो पुराने और आउटडेटेड लग रहे थे, मैंने स्टोर में रख दिए। घर को मॉडर्न लुक देना है मम्मी जी। अनुपमा जी ने उन फोटो में अपने और शिवनाथ जी के शादी के पल, विक्रम के बचपन की यादें और अपनी माँ की तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। दिल्ली की सड़कों पर रात दिन रौनक रहती थी, लेकिन अनुपमा जी के लिए अब हर शाम एक खालीपन लेकर आती थी। बालकनी में बैठकर वो नीचे भागते वाहनों की लाइट देखती और सोचती, मेरे अपने घर में मेरे लिए जगह क्यों छोटी होती जा रही है। विक्रम अब ज्यादातर कविता के साथ बाहर डिनर पर जाता, शॉपिंग करता और माँ के लिए बस एक औपचारिकता कैसी हो। करवा चौथ का दिन आया। कविता ने महंगे कपड़े और गहने पहनकर अपने मायके में त्योहार मनाने की जिद की। अनुपमा जी ने कहा, बेटा, यहाँ भी पूजा होती है, यही मना लो ताकि हम सब साथ हों। कविता ने ताना मारा, मम्मी जी, आप समझेंगी नहीं, हमारे यहाँ स्टाइलिश तरीके से फंक्शन होता है। ये पुराने ढंग वाली पूजा में मेरा मन नहीं लगता। विक्रम ने माँ को एक नजर देखा और बोला, माँ, आप बुरा मत मानिए, कविता को जाने दीजिए, वहाँ खुश रहेगी। उस दिन अनुपमा जी अकेले छत पर बैठकर चांद देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन सुबह सुबह कविता ने विक्रम से कहा, हमें नया फ्लैट लेना चाहिए, ऑफिस के पास और यहाँ से दूर। विक्रम चौंका, लेकिन माँ, कविता ने ठंडी आवाज में कहा, मम्मी जी अपनी जिंदगी जी लेंगी, हमें भी अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए। हर बात पर माँ की दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं। ये बात अनुपमा जी ने कमरे के दरवाजे से सुनी। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। अब ये सिर्फ तानों का मामला नहीं था, ये उनके अस्तित्व पर सीधा वार था। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत थी। मोहल्ले में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था। अनुपमा जी को ऐसे मौके हमेशा अच्छे लगते थे, क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे से मिलते थे, घर आंगन में रौनक आती थी। उन्होंने सोचा कि इस बार वो अपने हाथों से लड्डू और नमकीन बनाएंगी। सुबह सुबह वो बाजार से ताजा मेवा, बेसन और देसी घी लेकर आई। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि शायद आज घर का माहौल कुछ अच्छा होगा। किचन में जब अनुपमा जी बेसन भून रही थी, तभी कविता आई और बोली, मम्मी जी, ये सब बनाने की क्या जरूरत है? आजकल लोग मार्केट से रेडीमेड चीजें मंगवाते हैं, कोई आपके देसी वाले लड्डू नहीं खाएगा। अनुपमा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अपने हाथों से बनाने में जो स्वाद है और अपनापन है, वो किसी पैकेट में नहीं होता। कविता ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बस यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप हर बात में पुराने जमाने की सोच ले आती हैं। शाम को घर में मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हुए। मिठाइयों की प्लेटें सज गईं, रंगीन लाइटें जल उठी। अनुपमा जी ने बड़े गर्व से अपने हाथों से बने लड्डू सबको पेश किए। पड़ोसी की सैलिनी आंटी ने एक लड्डू खाकर कहा, वाह अनुपमा जी, कमाल का स्वाद है, आजकल कौन इतना समय निकालता है। इससे पहले कि अनुपमा जी कुछ कहती,
कविता जोर से हंसते हुए बोली, अरे आंटी, मम्मी जी के पास तो और कोई काम होता ही नहीं, दिन भर बस किचन और पुराने किस्से। मेहमानों के सामने ये सुनकर अनुपमा जी के गाल जैसे जल उठे। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में नमी छलकने लगी। कुछ पड़ोसी चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी असहजता फैल गई। विक्रम भी वहीं बैठा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अनुपमा ने उसकी तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बेटा पत्नी को टोकेगा या कम से कम उनकी तरफदारी करेगा, पर विक्रम बस मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये चुप्पी अनुपमा के लिए किसी चीख से कम नहीं थी। उन्हें लगा जैसे उनका अपना बेटा भी उस अपमान में शामिल हो गया हो। मेहमानों के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। अनुपमा जी अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। उनके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। जब विक्रम छोटा था और स्कूल में पहला पुरस्कार लाया था, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। आज वही मोहल्ला उनकी बेइज्जती का गवाह बना था। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ, या ये घर ही अब मेरा नहीं रहा। अगले दिन सुबह शालिनी आंटी सब्जी लेते वक्त धीरे से बोली, अनुपमा, बुरा मत मानना, कल कविता की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। आपको ध्यान रखना होगा आजकल के बच्चे। अनुपमा जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि बात सिर्फ तानों तक नहीं रहेगी। ये उनकी गरिमा और पहचान को मिटाने की कोशिश है। रसोई में अनुपमा जी चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा रही थी। कविता नींद से उठकर आई, महंगे शॉल में लिपटी और बिना नमस्ते किए बोली, मम्मी जी चाय मत बनाइए, हम दोनों कैफे में ब्रेकफास्ट करेंगे। अनुपमा जी ने धीरे से कहा, बेटा इतनी ठंड में बाहर क्यों? मैंने पराठे का आटा भी गूंथ लिया है। कविता ने भौवे चढ़ाकर कहा, बस इसी वजह से तो मैं चाहती हूँ हम अलग रहें। आपकी ये रोज रोज की देसी आदतें अब बर्दाश्त नहीं होती। विक्रम ठीक उसी वक्त कमरे से निकल रहा था। उसने ये सब सुना, लेकिन बिना कुछ कहे कविता के साथ बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही अनुपमा जी के हाथों से चाय का प्याला कांपते हुए गिर पड़ा। अब अनुपमा जी का दायरा सिर्फ उनके कमरे और रसोई तक सिमट गया था। बैठक में वो कम ही बैठती, क्योंकि वहां टीवी पर या तो कविता के पसंदीदा शो चलते या उसके दोस्तों की महफिल सजती। कई बार जब अनुपमा जी टीवी देखने आती, तो कविता कह देती, मम्मी जी आप अपने कमरे में देख लीजिए, यहाँ मुझे प्राइवेसी चाहिए। एक समय था जब ये बैठक अनुपमा जी की दुनिया थी। वही वो मेहमानों को बैठाती, पूजा करती, बेटे के साथ हंसती बोलती। अब वो जगह भी उनसे छीन ली गई थी। अब कविता को मौका नहीं चाहिए होता था, वो किसी भी समय ताना कस देती, मम्मी जी आपके कपड़े तो सच में आउटडेटेड हैं। आपको पता है आपकी इन आदतों के कारण लोग हंसते होंगे आप पर। आप घर के डेकोर को ही बिगाड़ देती हैं। अनुपमा जी हर बार चुप रह जाती। उन्हें डर था कि जवाब देने पर विक्रम नाराज हो जाएगा और शायद उनका रिश्ता बेटे से और बिगड़ जाएगा। नया साल आने वाला था। मोहल्ले में हर घर में सजावट हो रही थी, पर इस बार उनके घर में कोई तैयारी नहीं थी। कविता ने विक्रम से कहा, हम 31 को दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहे हैं। मम्मी जी को तो ऐसे फालतू शोर शराबे में मजा नहीं आता। अनुपमा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों चले गए तो उन्होंने अकेले अपने कमरे में दीपक जलाया और टीवी पर नए साल का काउंटडाउन देखा। रात के 12 बजते ही उन्होंने धीरे से कहा, नया साल मुबारक हो शिवनाथ जी, और आंखों से आंसू बह निकले। 1 जनवरी की सुबह अनुपमा जी मंदिर गई। वहां उन्होंने अपनी पुरानी सहेली अनीता जी से मुलाकात की। अनीता ने पूछा, अनुपमा तुम बहुत कमजोर लग रही हो, सब ठीक है ना? अनुपमा जी ने बस इतना कहा, सब ठीक है, बस वक्त बदल गया है। लेकिन मंदिर से लौटते समय उनके मन में एक विचार बार बार दस्तक दे रहा था, क्या मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? शायद कहीं और शांति मिल जाए।
शाम को जब कविता अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी और विक्रम चुपचाप मोबाइल में खोया था, अनुपमा जी बालकनी में खड़ी नीचे सड़क को देख रही थी। गाड़ियों की आवाजों के बीच उन्हें अपना दिल बहुत अकेला लगा। उन्होंने खुद से कहा, अगर यहाँ रहकर सिर्फ अपमान सहना है तो क्यों ना कहीं और चली जाऊं, कम से कम अपनी इज्जत तो बची रहेगी। उस रात उन्होंने पहली बार अलमारी से अपना पुराना सूटकेस निकालकर उसे साफ किया। हालांकि अभी उसमें कुछ रखा नहीं था, लेकिन ये संकेत था। अनुपमा जी अब चुपचाप सहने वाली नहीं रही। एक दिन अनुपमा ने सोचा कि विक्रम और कविता के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे। वो जानती थी कि कविता को ये पसंद नहीं है, पर बेटे को ये बचपन से अच्छे लगते थे। पराठे टेबल पर रखे गए। कविता किचन में आई और जैसे ही देखा वो भड़क गई। मम्मी जी, ये क्या है? मैंने तो कहा था हेल्दी डाइट, और आप ये ऑयली पराठे बना रही हैं। अनुपमा जी ने नरमी से कहा, बेटा, ठंड में गरम पराठे अच्छे लगते हैं और विक्रम को बचपन से ये पसंद है। कविता ने हंसते हुए ताना मारा, बचपन की बातें छोड़िए मम्मी जी, अब वो बच्चा नहीं है, और वैसे भी आप जैसी सोच वाली मम्मियां ही बच्चों को बिगाड़ देती हैं। विक्रम नाश्ते के लिए बैठा ही था कि कविता ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना, मैंने साफ मना किया था, फिर भी मम्मी जी वही कर रही हैं जो इन्हें सही लगता है। विक्रम ने गुस्से में कहा, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि कविता की बात मानिए, आप क्यों जिद करती है? ये सुनकर अनुपमा जी के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से प्लेट उठाई और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने लिए रख लेती हूँ। पर उनके शब्दों के पीछे टूटा हुआ दिल साफ झलक रहा था। उस दिन दोपहर में कविता की 3 सहेलियां घर आई। अनुपमा ने आदतन चाय बनाने की पेशकश की, पर कविता ने सामने ही कह दिया, नहीं नहीं मम्मी जी, आपकी चाय में इतना मीठा होता है कि किसी को पीने लायक नहीं लगती। उसकी सहेलियां हल्की मुस्कान के साथ चुप रहीं, लेकिन अनुपमा जी का दिल जैसे पत्थर का हो गया। उन्हें लगा कि अब ये घर उनका नहीं रहा, ये जगह बस उनके अपमान की गवाही दे रही है। शाम को विक्रम और कविता दोनों बाहर जाने लगे। अनुपमा जी ने धीमे से कहा, बेटा, आज बहुत ठंड है, जल्दी लौट आना। कविता ने बिना मुड़े कहा, मम्मी जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे नहीं हैं। आपका हमेशा यही रहता है, ठंड बहुत है, जल्दी आ जाना। विक्रम ने भी कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस पल अनुपमा जी के मन में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। उन्होंने तय कर लिया, अब वो यहाँ नहीं रहेंगी। रात को उन्होंने अलमारी से सूटकेस निकाला और उसमें अपने कुछ कपड़े, जरूरी कागजात और पति की तस्वीर रखी। हर सामान के साथ उनकी आंखें भीग रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी राहत भी थी। अब मुझे रोज ये अपमान नहीं सहना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि कल सुबह बिना कुछ कहे वो अपने मायके की पुरानी सहेली अनीता जी के पास चली जाएंगी, जो अकेली रहती हैं। सोने से पहले उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, मुझे इतना साहस देना कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकूं। उनके चेहरे पर आंसुओं के बीच एक दृढ़ता थी। अब ये अनुपमा जी वो चुप रहने वाली मां नहीं थी, अब वो अपना सम्मान बचाने के लिए कदम उठाने वाली थी। अगली सुबह दिल्ली की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे और पूरा घर नींद में डूबा था। अनुपमा जी ने अपने सूटकेस का जिप धीरे से बंद किया ताकि कोई आवाज ना हो। उन्होंने घर के मंदिर में भगवान के चरण छुए और अपने पति शिवनाथ जी की तस्वीर को आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में दृढ़ता थी, अब और नहीं, अब मुझे अपनी इज्जत खुद बचानी है। सूटकेस हाथ में लेकर उन्होंने बैठक में एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। वो सोफा जहां कभी विक्रम उनकी गोद में सिर रखकर टीवी देखता था, वो कोना जहां शिवनाथ जी अखबार पढ़ते थे, सब जैसे किसी पुराने सपने की तरह धुंधला लग रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई।
गेट के पास रामू चाय वाला दुकान खोल रहा था। अरे अनुपमा आंटी, इतनी सुबह सुबह सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? अनुपमा जी ने बस इतना कहा, थोड़ा मायके की तरफ जा रही हूँ रामू, कुछ दिन के लिए। रामू ने देखा उनकी आवाज में भारीपन है, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। सुबह 8 बजे कविता नींद से उठी और किचन में आई। उसे चाय बनाने के लिए गैस पर केतली नहीं मिली। उसने विक्रम को आवाज दी, सुनो मम्मी जी कहाँ है? विक्रम ने कमरे में देखा, माँ का बिस्तर खाली था, अलमारी का एक हिस्सा भी खाली था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। माँ माँ, उसने पूरे घर में पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम की नजर मंदिर पर पड़ी। वहां पर दीपक बुझा हुआ था और भगवान के पास एक छोटा सा कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। लिखा था, बेटा मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मेरी चिंता मत करना और खुश रहना। विक्रम को अचानक जैसे किसी ने जोर का थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छुपाने की कोशिश की। कविता ने ताना मारा, देखा मैंने कहा था ना, मम्मी जी को अपनी पुरानी आदतों के साथ ही रहना है, शायद वहीं खुश रहेंगी। लेकिन विक्रम ने इस बार गुस्से से उसकी तरफ देखा। कविता चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं है, माँ का जाना मजाक नहीं है। ये पहली बार था जब विक्रम ने कविता को इस तरह डांटा था। कविता थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। दोपहर तक मोहल्ले में खबर फैल गई कि अनुपमा जी घर छोड़कर चली गई। शालिनी आंटी, शर्मा अंकल और कई पड़ोसी दरवाजे पर आकर पूछने लगे, विक्रम बेटा सब ठीक है? अनुपमा जी तो बहुत सीधी सादी हैं, क्या हुआ? विक्रम हर किसी को टाल देता, लेकिन अंदर से वो जानता था कि माँ के जाने की वजह वही और उसकी पत्नी है। उधर अनुपमा जी अपनी सहेली अनीता के घर पहुंच चुकी थी। अनीता ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे अनुपमा तू इस वक्त, और ये सूटकेस? अनुपमा जी ने बस इतना कहा, अनीता मुझे कुछ दिन तेरे पास रहना है बस, और कुछ मत पूछ। अनीता ने उन्हें गले लगाया और कमरे में ले जाकर कहा, तू आराम कर, बाकी बातें बाद में। उसको गले लगने में अनुपमा जी को कई दिनों बाद सच्चा अपनापन महसूस हुआ। अनुपमा जी के घर छोड़ने के 2 दिन बाद मोहल्ले में चर्चा और तेज हो गई। हर आने जाने वाला विक्रम से पूछता, बेटा माँ कब तक आएगी? इतनी अच्छी औरत घर छोड़कर चली गई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। शालिनी आंटी ने तो साफ साफ कह दिया, विक्रम बेटा अपनी माँ को वापस ले आ, माँ का घर से जाना अच्छा संकेत नहीं होता। ये बातें विक्रम के दिल में गहरे उतरने लगी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी, वो चाय की खुशबू, वो सुबह का आशीर्वाद और उनके हाथ का बना खाना। अब घर में सब कुछ फीका और खाली लग रहा था। तीसरे दिन सुबह विक्रम ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे अनीता जी के घर पहुंचा। उसे पता था कि माँ वहीं होंगी। दरवाजा अनीता जी ने खोला, अरे विक्रम आओ, तुम्हारी माँ कमरे में है। विक्रम ने कमरे में झांका। अनुपमा जी खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में रामचरितमानस खोले हुए, लेकिन आंखें किताब पर नहीं कहीं दूर थी। वो अपने बेटे को देखकर चौंकी, पर तुरंत नजरें फेर ली। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, माँ। अनुपमा जी ने बस इतना पूछा, कैसे आना हुआ बेटा? आपको घर ले जाने आया हूँ, विक्रम ने कहा। घर आपके बिना अधूरा है माँ। अनुपमा जी ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। अधूरा? बेटा, जिस घर में माँ के लिए जगह ना हो, जहाँ उसका सम्मान ना हो, वो घर माँ का कैसे हो सकता है? विक्रम चुप रहा। अनुपमा जी आगे बोली, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कैसे तुम्हें पाला? कितनी ठंड और गर्मी में, कितनी मुश्किलों से। मैंने कभी तुम्हारे सामने अपनी तकलीफ नहीं रखी, बस तुम्हारा चेहरा खुश देखना चाहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ताने, अपमान, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुमने चुपचाप सुन लिया। विक्रम की आंखें भी भीग गईं। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप इतना महसूस करती हैं। कविता की बातें मुझे रोकनी चाहिए थी।
मुझे आपको बचाना चाहिए था। अनुपमा जी ने ठंडी सांस ली। बेटा, गलती तो हो गई और ये जख्म गहरे हैं। माँ माफ तो कर सकती है लेकिन भूल नहीं सकती। मैं अब वहीं जाऊंगी जहाँ मुझे सम्मान मिले, चाहे वो अपना घर हो या किसी और का। विक्रम ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, कृपया घर चलो, मैं वादा करता हूँ अब बस सब बदल दूंगा। अनुपमा जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर सच में चाहते हो कि मैं लौटूं, तो पहले ये साबित करो कि तुम्हारे घर में मेरी इज्जत सुरक्षित है। ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे संस्कारों का भी सवाल है। पास खड़ी अनीता जी बोली, विक्रम बेटा, माँ को सिर्फ लाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनकी जगह घर में सबसे ऊंची है। तुम्हें पहले अपनी पत्नी को ये सिखाना होगा और खुद भी अपने माँ के लिए खड़े होना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ आंटी, मैं अब वही करूँगा, किसी भी हालत में। विक्रम शाम को घर पहुंचा। कविता सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा बोली, क्या बात है, आज बड़े चुपचाप लग रहे हो? माँ को मना कर लाए क्या? विक्रम ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं माँ, तब तक नहीं आएगी जब तक उन्हें इस घर में सम्मान नहीं मिलेगा। कविता हंस पड़ी। सम्मान? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। बस अब और झूठ मत बोलो कविता। तुम्हें लगता है माँ की चुप्पी उनकी कमजोरी है, लेकिन वो उनकी महानता थी। तुमने उनके साथ जिस तरह की बात की, ताने दिए, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा और चुप रहकर सबसे बड़ी गलती की मैंने। कविता ने भौहें चढ़ाई। तो अब मुझे ही दोष दोगे? मैं क्या नौकरानी हूँ उनकी? हर बात में दखल देती हैं, घर के कामों में टोकती हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली। कविता, माँ ने इस घर के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। तुम्हारे एक एक शब्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। और सुन लो, अगर तुम सोचती हो कि इस घर में मेरी माँ से ऊपर कोई है तो तुम गलत हो। कविता ने व्यंग से कहा, मतलब तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं? तुम मेरी पत्नी हो लेकिन माँ मेरा अस्तित्व है। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें माँ का सम्मान करना सीखना होगा, वरना ये घर तुम्हारे लिए नहीं। कविता पहली बार बिना जवाब के खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और डर तीनों थे। वो जानती थी कि विक्रम का ये स्वर मजाक नहीं था। विक्रम ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कल मैं माँ को वापस लेने जाऊंगा। अगर उन्होंने हाँ कहा तो तुम उनके पैर पकड़कर माफी मांगोगी। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो अपना सामान बांध लेना। कविता के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुबह विक्रम जल्दी उठ गया। नाश्ता बनाने की बजाय वो सीधे कमरे में गया और कविता से कहा, तैयार हो जाओ, हम माँ के पास जा रहे हैं। कविता ने धीरे से पूछा, अभी? हाँ अभी। विक्रम का स्वर शांत था लेकिन उसमें आदेश की कठोरता थी। दोनों गाड़ी में बैठे थे। पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला गया। विक्रम की आंखें सड़क पर थी, लेकिन मन में माँ के चेहरे की थकी हुई झलक घूम रही थी। कविता ने खिड़की से बाहर देखा, पर उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, शायद डर, शायद गुस्सा या शायद दोनों। घर पहुंचकर विक्रम ने गाड़ी रोकी। दरवाजा खोलने से पहले उसने कविता की ओर देखा। याद रखो, आज सिर्फ एक बात कहनी है माँ, माफ कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। कविता ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन होंठ भींच लिए। दरवाजा खुला। माँ ने देखा सामने विक्रम और कविता खड़े हैं। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर चेहरे पर कठोरता बनी रही। आ गए, कुछ काम था? माँ ने सपाट स्वर में पूछा। विक्रम उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपके साथ जो हुआ उसे देखकर भी चुप रहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने धीरे से उसका सिर सहलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। विक्रम ने कविता की ओर इशारा किया। कविता ने अनमने अंदाज में आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। माँ, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन बात गलती की नहीं, इरादे की होती है। अगर दिल में सम्मान नहीं तो माफी के शब्द सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं। कविता ने होठ बींच लिए
उसकी आंखों में अब भी अहंकार की हल्की लकीर थी। माँ ने विक्रम की ओर देखा। मैं सोचकर बताऊंगी कि वापस आना है या नहीं। गाड़ी में लौटते वक्त विक्रम चुप था। कविता ने धीमे से कहा, मैंने तो माफी मांग ली। विक्रम ने उसकी बात काट दी। माफी जुबान से नहीं, दिल से मांगी जाती है कविता। ये बात जितनी जल्दी समझोगी उतना अच्छा होगा। कविता ने खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 3 दिन बाद सुबह विक्रम को माँ का फोन आया। बेटा, अस्पताल में हूँ, चक्कर आ गए थे। विक्रम घबरा गया। माँ, मैं अभी आता हूँ। कविता ने सुना पर बस हल्का सा भौं सिकोड़ कर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, डॉक्टर है ना वहाँ। विक्रम ने तीखे स्वर में जवाब दिया, ये माँ है, कोई अजनबी नहीं। और वो तुरंत निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचा तो माँ बेड पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। नर्स ने बताया ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। समय पर ना आती तो और दिक्कत हो सकती थी। विक्रम ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थक गई थी। लेकिन विक्रम की आंखें भर आईं। शाम को कविता भी अस्पताल पहुंची, पर माँ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कविता ने झेपते हुए पास आकर कहा, माँ आप ठीक हैं? माँ ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, ठीक हूँ, वैसे ही जैसे कोई फूल बारिश में भीगकर फिर सूख जाता है। कविता के दिल में कुछ चुभा। ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये गहरी पीड़ा थी। रात को कविता घर लौटी तो सो नहीं सकी। उसे याद आया कैसे उसने माँ की बातों को तुच्छ समझकर टाल दिया था। कैसे उसने उनकी जरूरत के समय साथ देने के बजाय ताने मारे थे। और कैसे वो खुद को सही साबित करने में इतनी लगी रही कि सामने वाले की आंखों का दर्द देख ही नहीं पाई। अगली सुबह कविता फिर अस्पताल गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना कोई बनावटीपन था, ना ही कोई दिखावा। वो धीरे से माँ के पास बैठी, उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं बहुत बुरी बहू हूँ। आपके जिंदा रहते हुए भी आपको अकेला महसूस करवाया। आपके प्यार का बदला मैंने कटु शब्दों से लिया। मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप माफ कर सके तो। माँ ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां सच में पछतावा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन दिल से बदलने की चाह बहुत कम लोगों में होती है। अगर तू सच में बदलना चाहती है तो मेरी सबसे बड़ी खुशी तू होगी। कुछ दिन बाद माँ अस्पताल से घर लौट आई। कविता ने खुद उन्हें अपने घर ले जाने का आग्रह किया। इस बार मैं कोशिश नहीं निभाऊंगी माँ। माँ ने मुस्कुराकर हामी भरी और घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा टूटा जिसमें प्यार की आहट थी। अब घर में सुबह की शुरुआत अलग होने लगी थी। पहले जहाँ कविता देर तक सोती रहती थी, वहीं अब वो माँ से पहले उठकर रसोई में पहुंच जाती। एक दिन माँ उठी तो देखा चाय पहले से बन चुकी थी और मेज पर उनके पसंदीदा तुलसी के पत्तों वाली चाय रखी थी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप बस बैठकर चाय पीजिए, रसोई का काम मैं देख लूंगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कप उठाया, लेकिन उनके मन में एक हल्की सी गर्माहट उतर आई। दोपहर में विक्रम के ऑफिस से लौटने का समय था। माँ ने देखा कविता ने अपने हिस्से की मिठाई अलग ना रखकर पूरी थाली में रख दी, ताकि अगर माँ का मन हो तो वो खा सके। ये वही कविता थी जो पहले अपनी पसंदीदा चीज किसी के साथ बांटने में भी सोचती थी। एक शाम माँ आंगन में बैठी कपड़े तय कर रही थी। कविता ने पास आकर मजाक में कहा, माँ आपको पता है मैं कपड़े तय करने में एक्सपर्ट हूँ, बस कभी कभी गलती से दुपट्टा पैजामा के साथ रख देती हूँ। माँ पहले तो चुप रहीं, फिर उसके बाद उनके चेहरे पर हल्की हंसी आई। कविता को लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। रात को सोने से पहले कविता ने माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फिर से आशीर्वाद दें, जैसे शादी के दिन दिया था। माँ ने आंखें बंद कर और धीरे से कहा, खुश रहे और दूसरों को खुश रख, यही मेरा आशीर्वाद है। कविता की आंखों में आंसू थे। इस बार वो पछतावे के नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के नए जन्म के थे। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले की महिलाएं आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। एक महिला बोली, अरे अब तो विक्रम की पत्नी बहुत बदल गई है।
सुबह सुबह उनकी हंसी सुनाई देती है और अन्नपूर्णा जैसी माँ के साथ काम करती है। माँ रसोई से ये बातें सुन रही थी। उनके दिल में एक मीठा सा गर्व उतर आया। रविवार को विक्रम के मामा और मौसी घर आए। पहले जब वे आते थे तो माँ अकेले रसोई में जुटी रहती थी। कविता बस ऊपर कमरे में रहती थी, लेकिन इस बार कविता ने खुद चाय नाश्ता और गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको परोसे। मौसी ने मुस्कुराकर माँ से कहा, बहन तुम्हारा घर तो अब सच में घर लगने लगा है। माँ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अब तो भगवान ने मेरी बहू में माँ का रूप दिखा दिया है। एक दिन मोहल्ले के मंदिर में सत्संग था। माँ और कविता साथ गईं। पहले जहाँ लोग माँ को अनदेखा कर देते थे, अब सभी उन्हें नमस्ते कर रहे थे और ये भी कह रहे थे, आपकी बहू तो बहुत सेवा भाव वाली है, भाग्यशाली हैं आप। कविता ने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ ये सब आपका ही संस्कार है, मैंने तो बस देर से समझा। रात को विक्रम ने माँ के कमरे में आकर कहा, माँ मुझे आज बहुत गर्व हुआ। मोहल्ले में लोग आपको वैसे ही सम्मान दे रहे हैं जैसे पहले देते थे, और ये सब कविता की वजह से हुआ। माँ ने धीरे से जवाब दिया, नहीं बेटा, ये तुम्हारे फैसले की वजह से हुआ। अगर तुम उस दिन मेरे लिए खड़े नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। इसीलिए हर बेटे को अपनी माँ के लिए खड़ा जरूर होना चाहिए। रात को जब सब सो गए तो माँ आंगन में अकेली बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। माँ ने आंखें बंद करके भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे अपमान का बदला नहीं लिया, आपने मुझे मेरा सम्मान लौटाया। अब मैं संतुष्ट हूँ। उनके होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में संतोष था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।